A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Diversity in Living Organisms. So in today's lecture we will study about what is biodiversity. Biodiversity क्या होता है? देखिए इस शब्द को अगर हम तोड़ करके पढ़ें, मतलब बायो अलग, डाइवर्सिटी अलग, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब लिविंग थिंग्स की वैरायटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आप खुद अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से आपने देख रखा है कि आपके घर के आसपास कितने सारे जानवर पाए जाते हैं। ओके, कुत्ता मिलेगा आपको, गिलहरी मिलेगी, गाय मिलेगी, बैल मिलेंगे, ओके, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, छिपकलियाँ मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं आपके आसपास कितनी ज़्यादा जानवरों की वैरायटी मौजूद है। जब आपके आसपास इतनी ज़्यादा जानवर मौजूद हैं तो सोचिए जंगलों में कितनी वैरायटी मौजूद होती होगी। ओके, तो इसी वैरायटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, लिविंग थिंग्स की इसी वैरायटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब लिविंग थिंग्स की विविधता, लिविंग थिंग्स की वैरायटी। ओके, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरनमेंट। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं। आप देखते हैं आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से उस एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं, उस माहौल को शेयर करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से उनको फ़र्क भी पड़ता है। जैसे अगर लिजर्ड है आपके घर में, छिपकली है, तो उसको किससे फ़र्क पड़ेगा? उसके खाने से, यानी कीड़ों से। कीड़ों को वो ढूंढ ढूंढ करके खाएगी। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को लेता है। हम इंसान हैं, हमारे आसपास जो किराने वाले होंगे उनसे हम सामान खरीदेंगे, तो हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हम अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। ओके, एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ बिकम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक स्टेबल कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जो चेंज नहीं होती है जल्दी, वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ओके, ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम्स। इंसानों ने भी अपना रोल प्ले किया है कम्युनिटीज़ के बैलेंस को चेंज करने में। यहाँ पर एक ये सैटायर वाली लाइन लिखी हुई है, मतलब मजाक, एक ताना मारा गया है यहाँ पर इंसानों के ऊपर कि इंसानों ने अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट किया है। जहाँ मर्जी चाहे जंगल काट के खेत बना दिए, जहाँ मर्जी चाहे जंगल काट के फैक्ट्री बना दी। ये भी नहीं सोचा कि वहाँ पर रहने वाले हज़ारों जानवरों का घर जो है वो उजड़ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए की है। रफ एस्टिमेट्स स्टेट दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज़ ऑन द प्लैनेट। एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इस हमारी पृथ्वी में। ठीक है, इस पृथ्वी में, बट हमें सिर्फ कुछ 10 लाख स्पीशीज़ के बारे में ही मालूम है। ठीक है, बाकी 9 लाख के बारे में तो हमें, 99 लाख के बारे में तो हमें 90 लाख के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ओके, कि वो कौन कौन सी है। लेकिन हाँ, लगभग 1 करोड़ के आसपास स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, और सिर्फ हमें कितनी पता है? 10 लाख। The warm and humid tropical regions of the earth between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are rich in diversity of the planet and animal life, plant and animal life। तो जो इक्वेटर के पास वाला हिस्सा है, इक्वेटर मतलब जो सेंटर से जो लाइन जाती है, सेंटर से जो हमारी पृथ्वी के सेंटर से जो लाइन जाती है, जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, मतलब इक्वेटर के 10 से 20 डिग्री ऊपर और 10 से 20 डिग्री नीचे लैटिट्यूड पे जो रीजन है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो बेल्ट है, जो बीच वाला एरिया है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स, ढेर सारे एनिमल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ने से वहाँ जो पानी वाला एरिया है उससे पानी इवेपोरेट होता है। पानी इवेपोरेट होकर के बादल बनाता है, बादल बनने से वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। बारिश होने से क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद होते हैं वहाँ पर। बारिश होने से बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, और प्लांट्स आएंगे तो जंगल बनेगा, जंगल बनेगा तो वहाँ पर एनिमल्स तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड कैसे हैं? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। तो यहाँ पर यानी ट्रॉपिकल रीजन में, जो रीजन इक्वेटर के पास में है, उस रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर बारिश भी होती है, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वहाँ गर्मी भी होती है, तो वहाँ दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पनप जाते हैं। ठीक है, तो द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। इस रीजन को क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, of the biodiversity on the planet, more than half is concentrated in few countries. जो प्लानट की बायोडाइवर्सिटी है उसमें से आधी तो बहुत कम कंट्रीज़ में है, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ायर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हरे भरे रहने वाले वर्षावन। ओके, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, हरे हरे पूरा हरा हरा जंगल होता है। ओके, सूखी टहनियाँ पत्तियाँ मिलती ही नहीं हैं, हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो ऐसी जगह पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का होना स्वाभाविक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स क्या होता है। हायरार्की का मतलब होता है एक रैंक। ओके, जैसे आपके घर पर आपके पिताजी सबसे ज़्यादा बड़े हैं, बड़े इन द सेंस समझदार भी हैं, पैसे कमाने वाले भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और एक पेरेंट भी हैं। ओके, तो वो हायरार्की में सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद आती हैं आपकी मदर, फिर उसके बाद आते हैं आपके बड़े भाई या बड़ी बहन, उसके बाद आते हैं आप लोग, फिर आपके नीचे आते हैं आपके सर्वेंट। ओके, तो ये एक हायरार्की बनी हुई है। उसी तरह से क्लासिफिकेशन की भी हायरार्की बनी हुई है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, जो थोड़ा खाना खाते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, तो उनको नीचे की हायरार्की में डाल दिया जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, ओके, जिनमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें टिश्यूज़ होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हायरार्की में ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। किसने डिवाइड किया था? 3 बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकेल 1894 में, रॉबर्ट विटेकर 1969 में और कार्ल वूज 1977 में। इन तीनों साइंटिस्ट ने एक दूसरे की स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। ये ग्रुप जो बन गए हैं, जिनको हम किंगडम बोल रहे हैं, इन ग्रुप्स में सबसे बेसिक तरह के जानवरों से लेकर सबसे बड़े जानवर हैं। जैसे आप अगर कॉइन कलेक्शन करें तो सबसे पहले आप 1 रुपी का जो सिक्का है, सबसे पहले 50 पैसे का सिक्का चलता था, 25 पैसे का सिक्का चलता था, आप उसका कलेक्शन चालू करें कि कितने तरह के 25 पैसे आए हैं। फिर उसके बाद आप करेंगे 50 पैसे कितने तरह के आए हैं इंडिया में, फिर 1 रुपी कितने तरह के आए हैं, फिर 2 रुपीज़ कितने तरह के आए हैं, फिर 5 रुपीज़ आए हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे, 10 रुपीज़ तक आ जाएंगे आप। ओके, तो इसी तरह से जो सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक वाले, सबसे कम वैरायटी वाले जो जानवर होते हैं, उनको पहले ग्रुप में रखा जाता है, जिसका नाम है मोनेरा। ये बहुत ही सिंपल जानवर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, इनमें ना प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ना अच्छे से सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, मोनेरा के बाद आते हैं प्रोटिस्टा, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए हल्के से। प्रोटिस्टा के बाद आते हैं फंगाई, बहुत सारे सेल से बनने लगे अभी ये फंगाई जो होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स और बड़े हो गए। एनिमल्स, एनिमल्स बड़े होने के साथ साथ वो दौड़ते भागते भी हैं, प्लांट्स तो दौड़ भाग नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं कैसे एक हायरार्की बनी हुई है, कैसे एक रैंक बनी हुई है। इसी को बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हायरार्की किसने दी थी? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। उन्होंने इस हायरार्की का नाम दिया था किंगडम। ओके, हर हायरार्की को उन्होंने क्या बोला था? किंगडम। तो इन साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज। तो इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे वो कोई बड़ा सा पेड़ हो, चाहे कोई बड़ा सा जानवर हो, चाहे इंसान हो, सब 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। वो उन 5 ग्रुप का नाम रखा है इन्होंने 5 किंगडम, 5 किंगडम। उन 5 किंगडम के नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंगाई, प्लांटेई और एनिमैलिया, इन्हीं 5 किंगडम में सारे जानवर आ जाते हैं। तो देखिए मोनेरा में बैक्टीरिया, एमीबा जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हैं। उनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल पूरा काम करता है, सांस लेने का काम करता है, खाना खाने का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, ऑक्सीजन अंदर लेने का काम करता है। एक ही सेल सारे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मोनेरा। ओके, तो ये एक सेल से बने होते हैं और ये प्रोकारियोट होते हैं, मतलब इनके न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस की जो वॉल है वो नहीं होती है। जैसे हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में देखा था, सेल के बाहर, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक बाउंड्री होती है, तो अगर वो बाउंड्री नहीं मौजूद है तो ऐसे सेल को हम बोलते थे प्रोकारियोटिक सेल। और जिसमें बाउंड्री मौजूद होती है, जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर समझ में आता है माइक्रोस्कोप में देखने पर, ऐसे सेल को हम बोलते हैं यूकारियोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकारियोट्स होते हैं। प्रोकारियोट्स का मतलब इनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है या प्रेजेंट नहीं होती, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल जानवर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मोनेरा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, तो ये सारे मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। फिर आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं, मतलब एक सेल से तो बने होते हैं, ठीक है। मोनेरा की तरह ये भी एक सेल से बने होते हैं, लेकिन ये यूकारियोट्स होते हैं। यूकारियोट्स का मतलब इनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर होती है, ओके। समझ में आता है कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है, ओके। सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आती हैं, ओके। तो वो होते हैं प्रोटिस्टा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ा करके एक स्कीम में डिवाइड कर दिया गया था। उस स्कीम को बोलते हैं एक हायरार्की, ओके। ये दूसरे तरह की हायरार्की है। इस हायरार्की में क्या आता है? सबसे ऊपर आता है किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। जैसे किंगडम उस तरह का है, जैसे मैं बोल दूँ तक्षशिला स्कूल, तक्षशिला स्कूल इज़ अ किंगडम, ठीक है। अब इस किंगडम में अलग अलग क्लासेस बटी हुई हैं, क्लास 1, क्लास 2, ओके, HKG, LKG, तो ऐसे अलग अलग क्लासेस बटी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5th, ओके, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो गया? फाइलम या डिवीज़न, ठीक है। तो तक्षशिला स्कूल के अंदर फाइलम या डिवीज़न क्या हो गया? फाइलम या डिवीज़न हो गई क्लासेस। तक्षशिला स्कूल हो गया किंगडम, तक्षशिला स्कूल के अंदर फाइलम या डिवीज़न हो गई क्लासेस, ठीक है। इन क्लासेस के अंदर आ जाते हैं क्या? बच्चों के ग्रुप्स, यानी आ जाता है क्लास, ठीक है। और इस क्लास में आ जाता है क्या? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सबसे होशियार बच्चे, फिर उससे कमज़ोर बच्चे, फिर उससे भी कमज़ोर बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये ग्रुप पूरा बटा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह सारे जानवरों को भी बांटा गया है। किंगडम में आ जाते हैं सभी जानवर। तो किंगडम मेनली 5 ही होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं किंगडम। कौन कौन से 5 किंगडम पढ़े हैं अभी हमने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमैलिया, ठीक है। फिर फाइलम आ जाता है। फाइलम में किंगडम के अंदर की चीज़ें आ जाती हैं, ओके। फिर क्लास आ जाता है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली आ जाती है, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। स्पीशीज़ में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम इंसान हैं, इंसान की स्पीशीज़ को बोलते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस, यहाँ पर सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है, ठीक है। तो इंसान की स्पीशीज़ का नाम क्या हो गया? होमो सेपियंस, ठीक है। टाइगर को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस, ओके। तो जो टिग्रिस है वो स्पीशीज़ है, ओके। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो हम मोनेरा की बात कर रहे थे, तो मोनेरा में हमने देखा था कि ये क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस प्रॉपर होता ही नहीं है, ना ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, और ना ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। बस एक लाइन में इनकी डेफिनेशन खत्म। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बने, प्रोकारियोट्स का मतलब इनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना, ओके। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे हाथ पे देखें तो ये बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट। कुछ के पास सेल वॉल्स होती हैं, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है।
Of course, having or not having a cell wall has a very different effects on the body design here from having or not having a cell wall in multicellular organisms. तो सेल वॉल का होना या ना होना बहुत ही अलग इफेक्ट डालता है बॉडी डिज़ाइन पे, ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक. तो अब ये जो मोनेरा हैं, ये मोनेरा खाना कैसे खाते हैं? ये खुद से भी खाना बना लेते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. खुद से अपना खाना कैसे बना लेते हैं? जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, कुछ काई वगैरह होती है जो तालाब में जम जाती है. तालाब के पानी को आप देखिएगा ऊपर से हरा हरा होता है, तो वो जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा होता है वो होती है एल्गी. ओके, तो ये जो एल्गी होती है जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं या हिंदी में हम इसको शैवाल बोलते हैं, तो ये एल्गी जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज जनरेट कर लेते हैं, वैसे ही ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बना लेती है, ग्लूकोज जनरेट कर लेती है. तो इसको फोटोसिंथेटिक बोलते हैं. तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है. वहीं अगर हम देखें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया खुद से खाना नहीं बना पाता है. बाहर उसको जो भी मिल गया, उसकी बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट पे उसको कुछ भी अगर छोटा टुकड़ा खाने का मिल गया तो उसी से अपना काम चला लेता है. तो बैक्टीरिया जो होता है वो दूसरों पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, आइदर वो प्लांट होगा या एनिमल होगा. तो इसीलिए बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्या? हीटरोट्रोपिक. ओके, वहीं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉपिक. तो ये जो मोनेरा है ये ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं, मतलब खुद से खाना बनाने वाले और दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड होने वाले दोनों हो सकते हैं. इसके एग्जांपल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये आप याद कर लीजिएगा. माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा दुनिया के सबसे छोटे सेल होते हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखिए. बैक्टीरिया बना है, एनाबीना बना है, नॉस्टॉक. नॉस्टॉक तो यहाँ पर नहीं बना है लेकिन मैं इसके एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है. अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं. ये बस प्रोटिस्टा और मोनेरा के ग्रुप में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूकारियोटिक होते हैं, ठीक है. यूकारियोटिक मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस क्लियरली दिखता है, सेल ऑर्गेनल्स समझ में आते हैं. लेकिन जो मोनेरा था वो तो प्रोकारियोटिक था, ठीक है. प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकारियोटिक होते हैं. और ये कैसे यूकारियोटिक होते हैं? ये यूनिसेलुलर यूकारियोटिक होते हैं, एक सेल से बने यूकारियोट्स होते हैं, ठीक है. इनमें से कुछ अपेंडेजेस यूज़ करते हैं, हेयर जैसे सीलिया यूज़ करते हैं, फ्लैजिला यूज़ करते हैं यहाँ वहाँ चलने के लिए. एग्जाम्पल हैं कुछ एल्गी, डाइएटम्स और प्रोटोजोम्स. तो यहाँ पर देखिए पैरामीशियम बना हुआ है, इसमें बाहर बाल जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं बाल जैसे स्ट्रक्चर से ये चल फिर पाता है, ठीक है. तो ये यूकारियोट होते हैं. इसमें आपको देख सकते हैं आप कि न्यूक्लियस समझ में आ रहा है. मैक्रो न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस है, दोनों तरह के न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है. फिर यहाँ पर आपको एमीबा दिख रहा होगा, एमीबा में भी न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है. फिर नीचे यूग्लिना है, यूग्लिना में एक लंबा सा फ्लैजिला आपको दिख रहा होगा, फ्लैजिला की मदद से ये तैर पाते हैं, ठीक है. तो ये कुल मिला करके प्रोटिस्टा है, ठीक है. फिर थर्ड है फंगाई. फंगाई मतलब होता है फंगस. ओके, आपने देखा होगा मशरूम वगैरह, तो मशरूम एक तरह का फंगस है. ओके, तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा से कैसे अलग होते हैं? एक तो पहली बात, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों एक सेल से बने. यहाँ पर आप देखिए ये यूग्लिना भी एक ही सेल है, इसमें कोई और सेल नहीं है. अमीबा भी एक ही सेल है. तो ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर है. लेकिन फंगाई क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है, वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है, ठीक है. और ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए. ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, ये हीटरोट्रॉपिक होते हैं. ये या तो प्लांट्स पे लगेंगे, सड़ी गली लकड़ियों पे लगेंगे, या किसी जानवर की जब अगर कोई किसी जानवर की मौत हो गई है तो उस जानवर के शरीर को खाएंगे. तो ये ऐसे होते हैं फंगाई, ठीक है. तो इसीलिए इनको बोलते हैं हीटरोट्रॉपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स. मतलब इनके बॉडी में न्यूक्लियस तो दिखता है, साफ समझ में आता है इनके बॉडी में. इनके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सबसे पहले तो ये एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, हज़ारों सेल से भी बन सकते हैं ये, ठीक है. और इनके सेल्स में न्यूक्लियस समझ में आता है क्लियरली, ठीक है. फिर ये सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ये खुद से अपना खाना नहीं बना पाते, इसलिए ये हीटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है. कुछ फंगाई के एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं. सैक्रोमाइसिटीज़ यानी ईस्ट. सैक्रोमाइसिस ईस्ट आपने देखा है घर पे, जो ब्रेड और केक वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड और केक के जो डो होता है, जो बैटर होता है, उसको फुलाने के लिए काम आता है ये, ठीक है. पैरामीशियम, मशरूम, ये सारे फंगाई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. तो कुछ फंगाई होते हैं वो एक
ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं एल्गी के साथ, मतलब फंगस एल्गी के साथ रहता है। अब क्यों एल्गी के साथ रहेगा? आप किसी के साथ क्यों रहना चाहेंगे? जब उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा होगा। वो आपके साथ कब रहना चाहेगा? जब उसको आपसे कोई फ़ायदा हो रहा होगा। ओके, तो पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा दुनिया में नहीं बना जो बिना मतलब के एक दूसरे के साथ रहे। सिर्फ पेरेंट्स निस्वार्थ रहते हैं। सिर्फ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है अपने बच्चों से, उनको कोई काम नहीं निकालना होता है, उनको कोई मतलब नहीं निकालना होता है। ओके, वो यूज़ नहीं करते अपने बच्चों का। बाकी इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे का यूज़ करता है। ये मैं आपको थोड़ा सा हट के चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। और मैं ये बता रहा था कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, या जब दो जानवर एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस तरह की रिलेशनशिप कहलाती है सिम्बायोसिस या म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म। ओके, तो यहाँ पर ये जो फंगस हमने अभी पढ़ा, ये एल्गी के साथ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो फंगस है वो एल्गी को रहने की जगह देता है। फंगस का शरीर बहुत बड़ा होता है, तो एल्गी को बोलता है तुम मेरे ऊपर ही रह लो। एल्गी छोटी सी होती, तो एल्गी को अपने ऊपर जगह दे देता है रहने की। एल्गी बदले में क्या करती है? एल्गी सूरज की रोशनी से, क्लोरोफिल इसके शरीर में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये खाना तैयार कर लेती है, और ये फंगस को खाना खिलाती जाती है। तो एल्गी ने मदद की फंगस की खाना देकर, फंगस ने एल्गी की मदद की जगह देकर। ओके, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और एल्गी और फंगस को साथ में क्या बोल देते हैं? लाइकेंस। क्या बोल देते हैं? लाइकेंस। ठीक है, आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में लिटमस पेपर सुना होगा। ये लिटमस पेपर एसिड और बेस बताने का काम करता है। एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड को बताने का काम करता है। मतलब अगर आप नींबू के रस में ब्लू लिटमस पेपर डुबो दोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू से उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप रेड लिटमस पेपर को साबुन के सॉल्यूशन में, साबुन या शैम्पू के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो वो ये बताता है कि बेस है साबुन। ओके, और नींबू वाला जो लिटमस पेपर है वो ये बताता है कि नींबू क्या है? एसिड है। ओके, तो एसिड में लिटमस पेपर का कलर हो जाता है रेड, और बेस में लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू। ओके, तो ये जो लिटमस पेपर है, ये जो लिटमस है, लिटमस नाम का केमिकल बनता है लाइकेंस से। यही जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं? एल्गी और फंगस जब साथ में रहने लगते हैं तो दोनों को, इन दोनों कपल को क्या बोल देते हैं? लाइकेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइकेंस होते हैं ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और ये वहाँ पर नहीं पाए जाते जहाँ पर पोल्यूशन होता है। ओके, अब चलिए किंगडम प्लांटेई की बात करते हैं। किंगडम प्लांटेई में सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं। जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, सब के सब किंगडम प्लांटेई में आ जाते हैं। पेड़ पौधे 4 तरह के होते हैं। छोटी छोटी घासें होती हैं, उससे बड़े कुछ झाड़ियाँ होती हैं, उससे बड़े कुछ पौधे होते हैं, और सबसे बड़े पेड़ होते हैं। ओके, तो ये 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्लांटे जो हैं ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। आपको पता है पेड़ कितने सारे सेल्स होते होंगे पेड़ में? ओके, आपको खुद भी पता है कि करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में लगभग 10 से 12 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो यूकारियोट्स होते हैं। ठीक है, यूकारियोट्स मतलब इनके न्यूक्लियस, इनका जो सेल होता है प्लांट सेल, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस दिखता है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स दिखते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? यूकारियोट्स। ठीक है, और जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं वो, उसमें सेल ऑर्गेनल्स भी क्लियरली दिखते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये खुद से अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं प्लांट सेल के। ठीक है, प्लांट्स के। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स के बारे में आप लोगों को बखूबी पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इनका भी शरीर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर मतलब सेल से बना, तो बहुत सारे सेल से बना है इनका शरीर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में। प्लांट्स में सेल वॉल होती, इनमें सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें देखिए
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स। ये किसके बेसिस पे प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होने और ना होने, न्यूक्लियस के बाहर जो दीवार होती है न्यूक्लियस की, जिससे न्यूक्लियस का मटेरियल उसके बाहर ना जा सके। जैसे आपके घर के बाहर जो दीवार होती है, आपके घर के बाहर की बाउंड्री आपके घर के चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है, वैसे न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है वो न्यूक्लियस के मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो जिस सेल में न्यूक्लियस की बाउंड्री मौजूद होती है वो सेल कहलाता है यूकार्योटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं मौजूद होती है वो कहलाता है प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, तो जो यूकार्योटिक सेल होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक सेल से बना यूकार्योटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो तरह के होते हैं। एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्टा हो गए, ओके, और एक से ज़्यादा सेल से बने ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई हो गए। ठीक है, अब प्रोकार्योट्स की बात करें तो प्रोकार्योट्स सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और इनका एग्जाम्पल है मोनेरा। और यूकार्योट्स जो होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं उनका एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले यूकार्योट्स दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक से ज़्यादा तरह के सेल से बनने वाले जो यूकार्योट्स होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर यूकार्योट्स। ये मल्टी सेलुलर यूकार्योट्स दो तरह के होते हैं, एक जिनमें सेल वॉल पाई जाती है जैसे प्लांट्स और फंगाई, और एक जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनमें से एक तो खुद से अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से जैसे प्लांट्स, दूसरे खुद से अपना खाना नहीं बना पाते जैसे फंगस। ओके, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एक जिनमें सेल वॉल नहीं होती है उनको बोलते हैं एनिमेलिया, ओके, या एनिमल्स। तो ये पूरा का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ से चालू होता है किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई मैं आपको बता दूँ, किंगडम प्लांटेई 5 पार्ट में डिवाइड होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, यहाँ पर ब्रायोफाइटा बना होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये देखिए सबसे पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है किंगडम प्लांटेई। पहला पार्ट क्या है? थैलोफाइटा, दूसरा पार्ट है ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म्स और पांचवा एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। थैलोफाइटा क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही बेसिक प्लांट्स होते हैं। इनमें ना पत्तियां होती हैं, ना जड़ें होती हैं, ना टहनियाँ होती हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कुछ पत्ती जैसे, जड़ों जैसे स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, लेकिन पत्तियां और जड़ें नहीं होती, पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं ब्रायोफाइटा में। ठीक है, टेरिडोफाइटा में पत्तियां आ जाती हैं, जड़ें भी आ जाती हैं, टहनियाँ आ जाती हैं, ओके, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में पत्तियां, टहनियाँ सब चीज़ें आ जाती हैं, ये बड़े भी होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ नहीं होती, इनमें फ्रूट के अंदर सीड नहीं निकलता, इसमें डायरेक्ट बीज निकलता है। ठीक है, ये होते हैं क्या? जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड निकलता है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम, ये 5 ग्रुप्स हैं जो प्लांट्स के हैं। इनको हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। ओके, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी आपको नहीं समझ में आए आप लोग प्लीज़ पूछ लिया करिए ग्रुप पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। डाउट सेक्शन दिया हुआ है जिस पे आपको ये छूट मिली हुई है कि आप कभी भी हम लोगों से पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आपके मन में आएगा हम लोग प्रॉपरली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग, जिन लोगों ने नोट्स कॉपी नहीं जमा की है, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं जमा किया है, वो लोग टाइम से होमवर्क जमा कर दें। ओके, क्योंकि होमवर्क के भी मार्क्स जुड़ने हैं, अदरवाइज़ आपको होमवर्क कॉपी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका स्कोर कम हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और जब एग्ज़ाम आ रहा है, ओके, जैसे कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा 21 से, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मैं एक सजेशन आपको ये देना चाहूँगा, स्पेशली साइंस के लिए, कि आप लोगों को
जो क्वेश्चन आएंगे वो एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, वो आप लोगों को चैप्टर के बीच से आएंगे। चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, एकदम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।